नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हम लोग देख रहे थे पॉलिटी लेक्चर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो काइंडली उसे देखिएगा, ताकि धीरे धीरे आप चीज़ों को कोरिलेट करने में कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है ना। अभी तक हमने देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा 1773 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक का जितना भी एक्ट आया, उस एक्ट में क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। गवर्नर जनरल की जो थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके सदस्य की संख्या। उसके बाद विधि आयोग का गठन देखे। हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये दिया गया, 1 लाख रुपया दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की कर दी गई, वहाँ प्रशासन कार्य को अलग कर दिया गया। द्विसदनात्मक नहीं, प्रशासन कार्य को अलग कर दिया गया। शक्तियों का वर्गीकरण उसे कह सकते हैं, मतलब विधायी मंडल एक अलग बना दिया गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक अलग बना दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले का कुछ पॉइंट देखा था, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो आप रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 के बाद के जितने भी एक्ट आए हैं उसमें। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1853 में एक्ट आ गया, ठीक है। वहाँ पर हर एक बार एक्ट जब आता था तो वहाँ पे कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया जाता था कि ठीक है भाई, अब जाइए 20 वर्ष और वहाँ शासन कीजिए। परंतु 1853 का जो एक्ट आया था उसमें 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया था। इसका मतलब साफ था कि ब्रिटिश संसद जान चुकी थी और वो कभी भी कंपनी का जो शासन है वो अपने हाथों में ले सकती थी। और इसी दौरान एक बहुत ही महान क्रांति हो गई 1857 की स्वतंत्रता क्रांति, ठीक है ना। तो इसी 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट लाया गया। एक्चुअली ये जो एक्ट था इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के रंग रूप को चेंज किया गया था। बाकी कुछ अलग, भारतीयों के लिए कुछ अलग नहीं था। लेकिन इसे बोला गया कि भाई ये आपके लिए अच्छा शासन वाला है, अच्छा वाला शासन है। इसे क्या कहते हैं, अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। ताकि कि अभी तक के आपके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब डायरेक्ट यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चला गया। अब बोला गया कि भाई आप सीधे अब सम्राट के अंतर्गत आप काम करेंगे, ठीक है ना, वहाँ के अंतर्गत आप रहेंगे। तो आपके ऊपर जो भी जातियाँ, जो भी ज़बरदस्तियाँ हो रही थी, जो आपका शोषण किया जा रहा था, वो होगा नहीं। एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अच्छा वाला शासन अधिनियम है, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि अभी तक जितने भी चीज़ आते थे, जितने भी अधिनियम आए, वो सबको चार्टर अधिनियम कहा जाता था, ठीक है ना। चार्टर मतलब वो कंपनी को भी अधिनियम आएंगे, वो भारत का शासन अधिनियम आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्राउन जो है वो शासन करना है। तो ये इस तथ्य को आप समझिएगा, ये समझने वाली चीज़ है। 1773 से लेकर के 1853 तक के जितने भी अधिनियम हैं उनको चार्टर अधिनियम कहा जाता था, क्योंकि वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसे बताने के लिए कि आप ऐसे काम कीजिए, उसके लिए था। अब ये जो 1858 के बाद जितने भी 1947 तक है, वो सारे का सारा भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं, इसके मुख्य प्रावधान को समझ लेते हैं। बाकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड तो समझ गया, 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पे इसे अच्छा बनाने वाला शासन अधिनियम कहा जाने लगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि 1857 में क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता जो है वो हस्तांतरित करके सीधे महारानी के पास चला गया। बोला गया भाई अब तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे विरोध बहुत सारे क्रांति हो चुकी है, अब तुम यहाँ शासन करने की स्थिति में न हो, अब सीधे के सीधे सत्ता हमारे हाथ में दे दो। देखिए दोस्तों, अगर आपको लाइक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। और कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है। हमने कोशिश किया इसे सरल से सरल शब्दों में आप तक समझाएं, ताकि आपको एक समझदारी विकसित हो जाए। हम रटवाने का या याद करवाने का बिल्कुल कोशिश नहीं करते, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम चाहते हैं कि आप इसे समझ लें और समझने के बाद किताब पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको लास्ट मदद किताब ही करने वाला है। आप किताब पढ़ें, इसे वीडियो को देख लें, किताब पढ़ लें, फिर भी कुछ समझ में ना आता है एक बार फिर से वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे सरल शब्दों में देने का प्रयास किया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि जो महारानी थी उसके हाथ में शासन चला गया। मुग़ल सम्राट का पद खत्म कर दिया गया। बहादुर शाह जफर लास्ट मुग़ल सम्राट थे, आपको पता ही है, हिस्ट्री पढ़े हैं तो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन किया गया। वो बोला गया भाई अब गवर्नर जनरल जो है वो गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, बल्कि कौन कहा जाएगा, अब वायसराय कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है, इसे बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। एक गवर्नर जनरल हो गया, जी जी ठीक है, और एक वायसराय हो गया।
ये दोनों में अंतर क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली जो गवर्नर जनरल है ना, ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये अधिकारी था, उसके अधिकारी का नाम था गवर्नर जनरल। और ये जो वायसराय है ये सीधे के सीधे वहाँ की जो सम्राट, वहाँ का जो क्राउन है उसका प्रतिनिधि है। तो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों एक ही व्यक्ति है या एक ही पद का नाम कह सकते हैं, लेकिन नाम सिर्फ इसका अलग है कि ये जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी था और वायसराय जो है वो क्या था, क्राउन का एक प्रतिनिधि था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम, चूँकि कंपनी ख़त्म हो गई तो अब गवर्नर जनरल का तो कोई औचित्य रहता नहीं है, तो इसलिए गवर्नर जनरल का जो पद था, पद तो वो रहेगा क्योंकि वहाँ तो हेड रहेंगे, उस पद को वायसराय बदल गया कर दिया गया जो कि ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप एक कमेंट करके बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। हमने देखा था कि कंपनी के शासन के लिए एक प्रशासन को देखता था और एक व्यापार को देखता था। इसके लिए दो चीज़ें थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो राजनीति को देखता था, ठीक है ना, और जो निदेशक मंडल था वो व्यापार को देखता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। बोला कि भाई अब कंपनी ही नहीं है तो व्यापार की जरूरत नहीं है, जब व्यापार ही नहीं होगी तो आपका क्या काम है। तो इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड, दोनों को खत्म कर दिया गया। और इसके बदले क्या किया गया, इसके बदले एक नया पद भारत सचिव लाया गया, सेक्रेटरी टू इंडिया, क्या लाया गया, भारत सचिव। और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया। इसकी सदस्यता के लिए क्या किया गया, 15 इसके मदद के लिए क्या किया गया, 15 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें एक चीज़ बताया गया कि जिसमें आधे सदस्य वैसे होंगे जो कम से कम भारत में 10 साल रह चुके हैं, ताकि उनको भारत के लोगों के बारे में, भारत की मानसिकता के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है ना, जिससे आगे के नियम कानून बनाने में मदद मिल सके। एक्चुअली वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक के भारत पर शासन करना चाहते थे, इसलिए वो ऐसे व्यक्ति को रखना चाहते थे जो ये जान जाए कि भारत की मानसिकता क्या है, कैसे उनको खुश रख करके हम उन पर शासन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, यहाँ पे सीधे महारानी के हाथ में शासन चला गया। उसके बाद गवर्नर जनरल पद को ख़त्म कर दिया गया, इसके बदले आ गया वायसराय। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारा दोनों खत्म कर दिया गया, इसके बदले आ गए भारत सचिव और इनकी 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद पहले ही बताया था कि ये कुछ नयापन इसमें नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार था, जो लोगों को ये लगे कि नहीं भाई अब जो विद्रोह हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1861। हमने देखा परिषद अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ कि वो तो तत्काल प्रभाव से 1857 की लड़ाई हुई तो 1858 में तत्काल प्रभाव से एक एक्ट ले आया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो सुधार किए गए वो 1861 में किए गए, वो तो जल्दीबाजी में 1858 में ले आया गया। अब उन्होंने सोचा, ब्रिटिश सोचे कि भाई अगर भारत में शासन करना है और ज़्यादा दिन तक करना है तो भारतीयों का साथ जरूरी है, चाहे आप किसी रूप में लीजिए। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि पहली बार 1861 के अधिनियम में यह प्रावधान किया कि भाई भारतीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कहाँ शामिल होंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं, याद रखिएगा। दो तरह का सिस्टम है ना, एक प्रशासन को संभालने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना, कार्यकारी शक्ति, और एक विधायी शक्ति, ठीक है ना, विधानमंडल, जिसको भारतीय परिषद मंडल या भारतीय परिषद बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई अब यहाँ पर भारतीयों को शामिल करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि जो संविधान का निर्माण है या जितने एक्ट पढ़ रहे हैं ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। जिस तरीके से बच्चा रोता है तो रोने के बाद एक लॉलीपॉप आप थमा दीजिए, शांत हो जाता है। तो ये वही चीज़ है जो भारत में जितने विद्रोह हो रहे थे या जितने नेताओं का जो मांग सब था, तो हर एक कुछ समय के बाद एक जब रोने लगता था, यहाँ के लोग, यहाँ के नेताएं जब रोने लगते थे तो एक लॉलीपॉप दे दिया, हाँ चलो भाई तुम्हारा सीट बढ़ा दिए, आ जाओ तुम भी सदस्य बन जाओ, हाँ भाई चलो ये कर दिए तुम्हारे। बस ऐसे ही धीरे धीरे वो टाइम पास कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा भारत में अपने शासन का विस्तार कर रहे थे, और कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया। तो अब भाई अब सबसे बड़ी बात है कि अब शामिल किया तो किसको शामिल किया और कहाँ शामिल किया, तो ये ध्यान रखिएगा, कार्यकारी परिषद में नहीं बल्कि विधानमंडल में शामिल किया।
कहाँ शामिल किया? कार्यकारी परिषद में नहीं बल्कि विधानमंडल में शामिल किया। ठीक है, 1861 के तहत शामिल किया गया। तो 1861 में एक्ट आया, तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। लॉर्ड कैनिंग के समय में बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बात आ गई समझ में? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको 1862 में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, बोला गया कि भाई जो शक्तियाँ छीन ली गई थी 1833 में, केंद्रीकरण, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 1833 में पूर्ण रूप से सेंट्रलाइज कर दिया गया था। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई के पूरी शक्ति को दे दिया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1833 के जो गलती हुई थी उसको सुधारा गया और बोला गया कि मुंबई और मद्रास प्रांत जो है वो अपने विधान मतलब कानून बना सकते हैं और यहाँ से विकेंद्रीकरण का शुरुआत कर दिया गया। बोला भाई ठीक है, अब सेंटर में तो हम है ही हैं, बाकी आप मद्रास और बम्बई भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे वायसराय को बोला गया भाई अध्यादेश जारी कर दो। आज भी आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को ये अधिकार है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब वो होता है कि जब हमारा विधानमंडल सत्र में न हो तब उस समय जो नियम कानून लाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति या उस समय वायसराय इस चीज़ के लिए अधिकृत था। ठीक है, चलिए इस एक चीज़ और है, इस समय पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप इस चीज़ को समझेंगे। 2-3 पॉइंट है। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव को विधान परिषद में ऐड कर दिया गया। ठीक है ना। और पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का इसमें एक टर्म है पोर्टफोलियो सिस्टम, आज भी ये प्रचलित है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का भी शुरुआत किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक या ज़्यादा विभाग प्रदान करना है। ठीक है ना, अलग अलग विभाग प्रदान करना। तो मंत्रिमंडलीय सब सिस्टम में यही हुआ कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग विभाग प्रदान किया गया। ऐसा था कि कुछ व्यक्ति को एक से ज़्यादा विभाग प्रदान किया गया, तो उसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही जो हमने देखा था कि विधान परिषद में डिसेंट्रलाइज किया गया, इसके साथ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था गठन किया गया। इसके साथ साथ बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा बताए हैं समविभागीय प्रणाली, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। अर्थात वायसराय की परिषद में एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। तो ये सारे सिस्टम हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया। 1858 के एक्ट में तो हटा ही दिया गया उसके शासन को, परंतु वो विद्यमान था। उसे पुनः 1873 एक्ट में पूर्ण रूप से ख़त्म, बोला ख़त्म, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1876 में ब्रिटिश के महारानी को बोल दिया गया भाई आप भारत की सम्राज्ञी हैं, सम्राट के स्त्रीलिंग सम्राज्ञी। ठीक है ना, बोल दिया गया भाई आप भारत की महारानी हैं अब। ठीक है ना। और कार्यकारिणी परिषद जो पहले 5 था, हमने देखा था कि 4+1 कर दिए गए थे। जो पहले 5 था कार्यकारिणी परिषद, उसमें 6ठा सदस्य जोड़ा गया जो किस विभाग से थे? लोक निर्माण विभाग से। ये ध्यान रखिएगा कि 1875 के अधिनियम में कार्यकारिणी परिषद में 6ठा सदस्य जोड़ा गया लोक निर्माण विभाग से। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1892 का भारत शासन अधिनियम। एक्चुअली क्या था ना कि कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में, तो बहुत सारी मांगें उठ रही थी। बोला जा रहा था भाई ये करो वो करो ऐसे करो, हमें भी शक्ति दो, ये वो बहुत तरह की बातें थी, स्वशासन ये वो स्वराज की बातें, बहुत तरह की बातें हो रही थी। तो ब्रिटिश, आपको तो पता है ब्रिटिश चाहते थे कि भाई अब भारतीयों का सहयोग तो जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप हमेशा दे देते थे। वही चक्कर है कि 1892 में क्या किया गया कि इसका मुख्य उद्देश्य था विधान परिषद में विस्तार कर दिया गया। बोला गया भाई चलो विधान परिषद में सीट बढ़ा देते हैं, आ जाओ, तुम्हें भी आना है, आ जाओ तो भी इसमें भागीदारी बन जाओ। तो पहले जो हम लोगों ने देखा था कि विधान परिषद जो 12 सदस्य थी, ठीक है ना, जिसमें 4 तो यहाँ के थे, बंगाल के थे, बनारस मद्रास के थे, मुंबई के थे और एक आगरा के सदस्य थे, हमने देखा था पिछले, उसे आप देख लीजिए, पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। तो केंद्रीय परिषद में
विधान परिषद में जो 12 सदस्य था उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4 बढ़ा दिया गया और 16 कर दिया गया, ठीक है। और प्रांतीय में भी बढ़ाया गया, तो प्रांतीय में कितना बढ़ाया गया, तो अलग अलग प्रांत का अलग अलग सिस्टम था, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से आप केंद्रीय याद कीजिए, केंद्रीय विधान परिषद को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ किया गया कि यहाँ पर सरकारी सदस्य की जो गैर सरकारी सदस्य थे इसकी नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का व्यवस्था किया गया। बोला गया एक्चुअली ये चुनाव हुआ नहीं था कुछ, एक्चुअली ये मनोनीत ही किए जाते थे प्रांतों के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये बोला गया कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे, जबकि चुनाव शब्द का प्रॉपर यूज नहीं हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप। चुनाव शब्द का प्रॉपर यूज नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आ गया था, 1892 में। इसमें एक और चीज़ है कि पहले विधान परिषद में जो भी भारतीय लोग थे वो सिर्फ वहाँ पर जाते थे, काम करते थे, आते थे। अब यहाँ पर राजस्व और बजट संबंधी बहस करने का अधिकार उनको मिल गया। क्या मिल गया, राजस्व और बजट संबंधी बहस करने का। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे भाई, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, अभी भी शक्तियाँ बहुत ही सीमित थी विधानमंडल में, ठीक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके अधिकार दिया जा रहा है उनको। देखिए हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड में कुछ याद नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि किस तरह से क्रमिक रूप से धीरे धीरे करके पहले 3 सदस्य, फिर 4 सदस्य, फिर 3 सदस्य, फिर विधान परिषद का गठन किया गया, फिर कुछ भारतीय राजाओं को डाला गया, फिर और सीट बढ़ाया गया, फिर और ज़्यादा अधिकार, पहले अधिकार नहीं था बहस करने का, फिर 1892 में अधिकार दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे भारतीयों के हाथ में ये सत्ता आ रही थी, किस तरीके से जो एक समय पूर्ण रूप से अंग्रेज आधिपत्य जमा रखे थे उस पर धीरे धीरे भारतीय उस शासन में अपना भागीदारी निभाने लगे, ये किस तरीके से आ रहे थे, बस हमें ये समझना है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है, आप अगर धीरे धीरे इसे 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये मुख्य रूप से 1892 का जो अधिनियम था उसमें क्या किया गया, मुख्य रूप से इसका मेन काम था विधान परिषद को बढ़ा देना और इसको शक्तिशाली बढ़ाने में क्या किया, 12 से 16 कर दिया गया। और शक्तिशाली कैसे बनाया गया, तो राजस्व और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया और बोला गया भाई आप अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे। तो ये मुख्य रूप से कांग्रेस जो 1885 से 91 तक के मांगा था उसी चीज़ से संबंधित था, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, अब फिर 20 वर्ष के बाद आइए, ये कब था, 1892 में था, अब 1909 में आ जाइए, भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है कि मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा, जो मॉर्ले थे वो वायसराय थे, मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे और मॉर्ले जो थे वो राज्य सचिव थे। हमने बताया था कि 1858 में भारत के एक सेक्रेटरी टू इंडिया पद का नया गठन किया गया था, तो लॉर्ड मॉर्ले राज्य सचिव और मिंटो भारत के वायसराय थे। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, आप इसे याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया, इसमें बहुत वृद्धि कर दी गई, बोला गया कि भाई ठीक है आपको शासन करना है ना, तो आइए हम करवाते हैं शासन। तो क्या किया गया, विधान परिषद में बोला गया भाई जो 16 सीट था, 12-4-16, पिछले हम लोग देखा कि 1892 में 12 + 4 जोड़ दिया गया था, अब 16 को सीधे बोल दिया गया भाई 60, बोला भाई आ जाओ। तो यहाँ पे 60 कर दी गई विधान परिषद की सीटें, केंद्रीय विधान परिषद की सीटें। एक और चीज़ यहाँ पे हुआ, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्रशासन अलग चल रहा है और विधानमंडल अलग चल रहा है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है। अभी तक जितने भी भारतीय का चुनाव हुआ वो लेजिस्लेटिव बॉडी में हुआ है, हमने देखा था, पटियाला के नवाब हो गए, सर दिनकर राव हो गए, या और भी लोग जितने भी हुए, एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई भी भारतीय नहीं गया था। पहली बार 1909 के अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। इनको किस सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो हमने बताया था चौथा सदस्य जो विधि सदस्य ऐड किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया, कानून सदस्य, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कुछ चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुस्लिम लीग शुरू से ही ये मांग करते रही कि भाई हमको मुसलमान के लिए अलग से दो सिस्टम, मुसलमान हम साथ में नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो
इनकी मांगें स्वीकार कर ली गई और मुसलमानों के लिए सबसे पहली बार सांप्रदायिक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो व्यवस्था था वो 1909 के अधिनियम के तहत हुआ। बात आ गई समझ में? सबसे पहली बार कब हुआ? 1909। अब ये बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि पहले जैसे मान लिया जाए कि कोई एक मुस्लिम कहीं से चुनाव के लिए खड़ा किया गया, ठीक है, तब वहाँ पर उसके निर्वाचन क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, जितने भी लोग हैं वो सारे उसको वोट देंगे, ठीक है। लेकिन पृथक निर्वाचन के अंतर्गत क्या है कि नहीं, मुस्लिम अगर खड़ा हुआ तो सिर्फ उसको मुस्लिम ही वोट देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक संप्रदाय के लिए पूरा का पूरा रिजर्व कर देना। एक तो सीट का रिजर्वेशन होता है जो हमारे अभी भी है, हमारे तरफ SC ST के लिए रिजर्वेशन, OBC के लिए रिजर्वेशन, महिला के लिए रिजर्वेशन। उसमें क्या होता है कि कोई एक SC ST से चुनाव का प्रत्याशी खड़ा होता है जिसमें सारे लोग देते हैं, महिला भी वोट देते हैं, SC भी देते हैं, मुस्लिम भी देते हैं, हिंदू भी देते हैं, जनरल भी देते हैं, सारे लोग देते हैं। परंतु अगर ऐसा व्यवस्था किया जाए कि SC को वोट सिर्फ SC देगा तो ये हो गया सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। तो ये पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का व्यवस्था कब किया गया है? 1909 में किया गया। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और इसी कारण जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को। चलिए अब एक और चीज़ बताते हैं। जो पिछले भी स्लाइड में हमने देखा था 1892 में बहस करने का अधिकार मिल गया था राजस्व पर या बजट पर, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बाद में काउंटर अगर बोल दिया, गवर्नर बोल दिया कि भाई नहीं तो नहीं, फिर क्यों नहीं ये सवाल नहीं पूछ सकते थे। लेकिन अब 1909 में क्या किया गया? बोला गया कि नहीं भाई ठीक है, अब आप आइए, सवाल भी पूछिए, बहस भी कीजिए और सवाल भी। तो इसको जो केंद्रीय विधान परिषद था इसके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बढ़ोतरी की गई। तो इसके मुख्य पॉइंट क्या था? पहला चीज़ हम लोग देख लिए कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे, मार्ले जो थे वो राज्य सचिव थे, ठीक है। विधान परिषद की संख्या जो है 16 से 60 कर दी गई। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जो विधि सदस्य के रूप में कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किए गए। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। आगे हम लोग देखेंगे 1909 में बढ़ा करके सिख सब के लिए भी कर दिया गया और 1935 में दलित सब के लिए भी कर दिया गया, ठीक है। ये एक्चुअली क्या कर रहे थे? फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे थे और सोच रहे थे कि मुसलमानों को अपने तरफ हम कर लेते हैं तो हिंदू कमज़ोर पड़ जाएंगे और इस तरीके से हम शासन करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और लंबे समय तक शासन कर सकते थे। और जो कि वही हुआ, मुसलमान अलग हो गए, बाद में आप जानते हैं पाकिस्तान राज्य बन गया, देश बन गया, ठीक है ना। उसके बाद चलिए का सुधार मुख्य बातें हम लोगों ने देख लिए। इसके साथ ही कुछ स्पेशल जैसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, इन लोगों के लिए भी कुछ अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब हम लोग आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए इन सबको कहा जाता है कि सुधार है, मॉर्ले मिंटो सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ये सब सुधार है, पर एक्चुअली कुछ सुधार था नहीं, बल्कि ये वो तरीका था जिससे जो यहाँ पर विस्फोट होने वाला था उस विस्फोट को रोका जाए और वही लॉलीपॉप थमा दिया जाए जिससे यहाँ पे लोग थोड़ा शांत हो जाए। ये सुधार वुधार कुछ था नहीं, ज़्यादा समय तक के भारत में शासन करने की मनोवृत्ति थी इनकी। चलिए इसका देखते हैं, कुछ मुख्य प्रावधान हम लोग देखते हैं। क्या था मुख्य प्रावधान? सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे। तो जिस तरीके से उसमें देखा, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? तो भारत के वायसराय थे, ठीक है।